नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार हम ऑपरेशन लोकेश पर नजरें बनाए हुए हैं और सीधे विदिशा से आप तक जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन लोकेश लगातार चल रहा है जमीनी स्तर पर। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लोकेश को बचाने की मुहिम में लगातार जुटी हुई है। पिछले 18 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी तक ये अपडेट सामने आ पाया है कि 46 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अन्य 49 फीट तक भी अभी खुदाई होनी है। 3 से 4 फीट की खुदाई यानी कि अभी रह चुकी है, जिसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5 जेसीबी और पोकलेन लगातार खुदाई के काम में जुटी हुई। अब ड्रिल मशीन से आगे की खुदाई होनी है, क्योंकि अब सीधे टनल बनाने का काम शुरू होने वाला है। रेस्क्यू टीम के साथ लोकेश के परिजन भी मौजूद हैं। लगातार इस पूरी घटना को लेकर आसपास के गांववासी भी रात भर से इसी घटनास्थल पर डटे हुए हैं। कभी भी बच्चे तक रेस्क्यू टीम पहुंच सकती है और सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो खबर हमें देखने को मिले जिसमें स्पष्ट हो कि लोकेश स्वस्थ है और उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरी घटना पर और लगातार ट्वीट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वो जानकारी साझा कर रहे हैं। ये उनका एक ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। लोकेश को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर टीमें प्रयास कर रही हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है और मुझे विश्वास है कि बालक जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और जमीनी स्तर पर भी अधिकारियों से लगातार चर्चा कर रहे हैं। विधायक उमाकांत शर्मा भी घटनास्थल पर ही रात भर से मौजूद हैं और सभी को इस बात की अब उम्मीद नजर आ रही है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि 46 फीट तक खुदाई हुई है। 49 फीट खुदाई होनी है। 3 से 4 फीट की खुदाई के बाद सीधे टनल बनाने का काम शुरू होगा और उसके बाद ये उम्मीदें ज्यादा होंगी कि लोकेश को बाहर निकाला जाए। जा रहा है वो पैदल अप्रोच है, उसके बाद वर्टिकल अप्रोच बनाया जाएगा। तो वर्टिकल अप्रोच में लगभग 43-44 6-7 फीट और पहुँचे। उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाएंगे। सर अभी तक कितना टोटल डिग लिया होगा? सर डिगिंग हो चुकी है, 44 के आसपास हो चुकी है। 6 to 7 फीट और रिक्वायर्ड है। और बच्चा सर 43-44 फीट पे ही है? हाँ, उसके नीचे आसपास ही है। 44-45 के आसपास है। उसको मेजर किया गया है, जो बोरवेल था उससे मेजर किया गया है। तो 44-45 के आसपास है। तो एक सेफ्टी डिस्टेंस लेके हम चलते हैं और नीचे जाने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल अप्रोच बनाते हैं। सर अभी और कितना अंदाजा कितना टाइम और लग सकता है? प्रॉब्ली सब चीज़ ठीक रही तो 4 से 5 घंटे मान लीजिए। 4 से 5 घंटे। सर बच्चा स्टेबल है अभी? जैसा हमको सूत्रों से बताया गया है, प्रशासन ने बताया कि हरकत है, बट कम्युनिकेशन अभी कुछ नहीं होगा। मूवमेंट है? हाँ, हमें पता है प्रशासन कम्युनिकेशन कोई नहीं है, बट कुछ मूवमेंट्स हैं। सुबह के 6 बज गए हैं। लोकेश को बचाने का और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जो पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीन है लगातार रात भर से नहीं 18 घंटे का समय हो गया और लगातार काम जारी है। अभी भी मशीनों से ही खुदाई हो रही है। आखिरी के जो 5 फीट हैं वो जो है वो हाथ से खुदाई की जाएगी, लेकिन अभी जो है वो लगभग 40 से 42 फुट की खुदाई हो चुकी है। 2 जेसीबी मशीन नीचे उतरी हुई है, 3 जेसीबी मशीन जो है वो बाहर काम कर रही है। स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है और प्रशासनिक अमला जो है वो रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। खुद विधायक उमाकांत शर्मा भी रात भर से यहाँ जब टिके हुए हैं, एक एक काम पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाई थी और उनको यहाँ बोला था कि वहाँ पर वो रहें। हम सीधा उनसे बात करेंगे। विधायक जी, रात भर हो गई, आप भी बैठे, हम लोग भी यहाँ हैं, क्या लग रहा है कि कब तक और ये पूरी कार्रवाई करेगी? अभी लगभग 3.5 फीट के लगभग गड्ढा नीचे तक और होना जरूरी है, लेकिन गहराई बढ़ जाने के कारण खोदने में दिक्कत आ रही है। जब ये खुदाई पूरी हो जाएगी लगभग 45 फीट, तब आगे पीछे 1-2 हो सकते हैं। सुरंग बनाकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू का जो मुख्य बचाव का अभियान का अंग है उसको संपन्न करेंगे और बालक को बाहर निकालेंगे। क्या अभी मूवमेंट हो रही है बच्चे को? उसमें भी 3 घंटे की संभावना है लगने की। सीसीटीवी से देखा बच्चे को मूवमेंट हो रही है क्या? कभी कभी मूवमेंट दिखाई देती है,
लेकिन श्योरिटी से हम कुछ नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए। तो देखिए विधायक जी भी रात भर से यहाँ बैठे हुए हैं, ऑपरेशन जो है उस पर पूरी नज़र बनाए हुए आप देख सकते हैं कि जो है वो गड्ढे की नपाई का काम किया जा रहा है कि लगभग 42 फुट के आसपास जो है वो खुदाई हो चुकी है और 3 फुट के आसपास और अभी नीचे खुदाई होगी। उसके बाद जो गड्ढा है जो जहाँ पर बच्चा गिरा था यानी बोरवेल जो है उसके पैरेलल जो है वो एक सुरंग बनाई जाएगी और उसके माध्यम से बच्चे तक जो है वो पहुँचा जाएगा। तो जिस तरीके से विधायक जी खुद बता रहे हैं कि कभी कभी बच्चे में मूवमेंट नज़र आ रही है और उम्मीद सभी को यही है क्योंकि रात भर से सारे लोग जाग रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि जब लोकेश भले ही 18 घंटे का समय हो गया है लेकिन जब यहाँ से निकलेगा तो सुरक्षित निकलेगा। तमाम जो एहतियातन जो आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ रखी गई। देखिए आप देख सकते हैं कि जो दवाइयाँ हैं चाहे ऑक्सीजन की चीज़ हो वो सभी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और लगातार जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और उम्मीद है कि 2 से 3 घंटे का वक्त और लगेगा तब जाकर ये पूरा ऑपरेशन पूरा होगा और उम्मीद है कि बच्चा भी तब तक सुरक्षित निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, वीडियो टीवी, लटेरी। तो मौके पर क्या कुछ स्थिति हमारे संवाददाता लगातार आपको दिखा रहे थे, किस तरह से खुदाई का काम भी लगातार चल रहा है, टनल बनाने की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू होने वाली है। एनडीआरएफ के अधिकारी भी जब मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जल्द से जल्द ये कोशिश अब की जा रही है कि 3 फीट जो खुदाई रह गई उसे पूरा किया जाए, उसके बाद सीधे टनल बनाने का काम शुरू किया जाए। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जितनी भी परिस्थितियां हैं उम्मीदों के अनुकूल ही हम इन्हें मानेंगे क्योंकि बोरवेल में पानी भी नहीं है, बच्चे की तरफ से रिस्पॉन्ड भी लगातार किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर कोई चट्टानें भी नहीं देखने को मिल रही हैं और इसी वजह से रेस्क्यू में लगातार कह सकते हैं कहीं ना कहीं तेजी आ रही है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल मौके पर? बिल्कुल अवंतिका, मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है और अब बस कुछ देर की बात और है कि जब जेसीबी से खुदाई जो है वो बंद करके जो रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपना काम शुरू कर देगी। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि आखिरी से के जो 3 से 5 फीट की जो सुरंग तैयार की जानी है वो हाथों से तैयार की जाएगी। नहीं, सभी आवश्यक उपकरण जो है वो यहाँ जुटा लिए गए हैं क्योंकि जब जेसीबी की खुदाई पूरी हो, लगभग 46 फुट के लगभग खुदाई जो हुई है वो जब पूरी होगी उसके बाद जो है वो ये एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम जो है वो नीचे उतरेगी और नीचे उतरकर जो बाकी का जो हिस्सा है उस पर काम करना शुरू करेंगे क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि पिछले 18 घंटे से, जैसा कि आपने कहा, कि अच्छी बात ये है कि किसी तरह का हार्ड सरफेस अभी तक सामने नहीं आया है और यही कारण है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। कभी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ब्रेक नहीं देना पड़ा है। लगातार 18 घंटे से यहाँ पर काम लगातार जारी है। तो जिस तरीके से मैं बात करूं तो लगातार जो काम वो जारी है और अब ये बताया जा रहा है कि 50 फुट के आसपास की जो है वो खुदाई की जाएगी और उसके बाद जो है वो एक पैरेलल सुरंग तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से बच्चे तक पहुंचने का काम किया जाएगा। तो प्रशासन की टीम हो, एनडीआरएफ की टीम हो या दूसरे जो अन्य लोग हैं वो लगातार यहाँ पर मौके पर डटे हुए हैं। हम टनल के अंदर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, ये पूरी टीम जो है वो पूरी तैयार होकर यहाँ पर खड़ी हुई है। इंतजार है तो उस वक्त का जब जेसीबी की जो खुदाई है वो पूरी हो और उसके बाद ये लोग यहाँ पर पहुँचें। देखिए आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि जो टीम ये जो है वो खुदाई है वो एकदम से आखिरी चरण में अपनी हाथ चल रही है और उसके बाद जो एसडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, जो टीम लीडर हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, राजस्व के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अब एक एक चीज पर जो है वो बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है क्योंकि अब आखिरी जो समय है वो बेहद ही क्रूशियल है कहा जा सकता है क्योंकि अंतिम चरण में हमेशा मैंने देखा है कि रेस्क्यू की जब काम होता है तो अंतिम चरण का काम जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो पीली मिट्टी है और उसके धसकने का डर जो है वो अधिक रहता है। और जिस तरीके से चाहे विधायक की बात करूं या कलेक्टर की बात करूं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आपको सावधानी और अधिक बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यदि मिट्टी धसकती है तो कहीं न कहीं बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और यही कारण है कि एक एक चीज को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। बाकायदा हर आधे घंटे में जो टनल है उसकी नपाई की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि जहां लोकेश है उसके कितने पास तक जो है वो टनल की खुदाई हो चुकी है और क्योंकि लगभग 3 फुट के आसपास ऐसा
वक्त बचेगा कि जब हाथ से जो है वो खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो कल जो लोकेशन आई थी वो लगभग 45 फुट के आसपास की लोकेशन थी। लेकिन जैसा कि बताया गया कि जब खुदाई हुई या ये कहें कि कुछ हर्डल्स थे जिसकी वजह से वो बीच में फंस गया था, लेकिन जब खुदाई हुई तो कंपनी की वजह से लगभग वो 3 फुट नीचे खिसक गया था, नहीं लगभग 49 फुट के आसपास उसकी लोकेशन जो है वो अभी बताई जा रही है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि 49 फुट पर वो है तो 50 फुट से अधिक जो है वो खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पैरेलल अगर आपको गड्ढा खोदना है, जो सुरंग बनानी है, तो वो आप समानांतर नहीं बना सकते, बल्कि जो लोकेशन है बच्चे की उसके नीचे आपको जाना होगा। तो यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 से 52 फुट तक जो है वो इस टनल की खुदाई का काम किया जाना है और अभी 46 फुट तक जो है खुदाई वो हो चुकी है और अब जो खुदाई है वो अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं कि जब नीचे पोकलेन मशीन जो उतरी हुई है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि न केवल खुदाई करनी है बल्कि अपने घूमने के लिए स्पेस के लायक खुदाई करनी पड़ती है। तो काफ़ी गहरा गड्ढा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ हो गया है और एक पोकलेन मशीन नीचे उतरी है, बाकी 2 पोकलेन मशीन ऊपर हैं जो केवल मिट्टी हटाने का काम कर रही है। तो लगातार जो है वो रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि 3 से 4 घंटे और लगेंगे, फिर जाकर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा। सभी लोग जो यहाँ पहुँचे हुए हैं सभी एक ही बात जो है वो लोकेश की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हर कोई यहाँ पहुँच रहा है। पूरी रात भर से स्थानीय ग्रामीणों की बात करूं, एनडीआरएफ की टीम की बात करूं, एसडीआरएफ की टीम की बात करूं, सभी लोग जो है वो लगातार अनवरत तौर पर पिछले 18 घंटे से अधिक समय से काम लगातार जारी है। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा लगातार जारी है। अब उम्मीद है कि अगले 3-4 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा और ये पूरी तरीके से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा। इस तरह की उम्मीद जो है वो एनडीआरएफ की टीम भी कर रही है, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 18 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक पल की अपडेट जो है वो हम दर्शकों तक भी पहुँचा रहे हैं और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मॉनिटर करने में जुटा हुआ है कि ताकि सबका एक ही उद्देश्य है कि जब लोकेश निकले, भले ही 18 घंटे का वक्त हो गया है या और भी वक्त थोड़ा सा और लगे, लेकिन जब वो निकले तो सुरक्षित निकले। उसके परिवार के लोग हैं, क्योंकि कल जैसा कि बताया जा रहा है कि वो दादी के साथ या जो बोरवेल है उसके पास में ही एक खेत में चने की खेती की कटाई करने यहाँ पहुंची थी और उसी दौरान लोकेश जो है वो खेलते खेलते यहाँ पर पहुंचा था और उस दौरान वो इस बोरवेल में गिर गया था। जिस तरीके से कल उनके परिवार के लोगों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर लापरवाही जो है वो किसान की है जिसका ये खेत है, क्योंकि यदि ये बोरवेल खुला नहीं होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके साथ ही जिस तरीके से कल विधायक जो उमाकांत शर्मा है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये लापरवाही है और इस तरह की लापरवाहियों का खामियाजा अपने लोगों को ही भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए सरकार को अपने स्तर पर कदम उठाती है। आवश्यक है कि स्थानीय जो लोग हैं वो जागरूक हों, किसान जो हैं वो जागरूक हों। यदि कोई बोरवेल है तो उसको ढक कर रखा जाए और न्यूज़ 18 भी अपने जो दर्शक हैं या जो लोग देख रहे हैं उनको सबसे यही अपील करता है कि इस तरह के बोरवेल जो हैं उनको हमेशा ढक कर रखा जाए, क्योंकि जब भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं कोई परिवार का ही लोग होता है या आपके आसपास का ही कोई लोग होता है जो इस तरह की हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है, इसके पहले भी लगातार हम देखते रहे कि इस तरह के घटनाक्रम पेश आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो जागरूक नहीं हो रहे हैं और इसी यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं की बार बार जो है पुनरावृत्ति भी हो रही है। जी अवंतिका, बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत के लोगों में जागरूकता है। आप लगातार नजरें बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को साझा करने के लिए शैलेंद्र। आगे बढ़ते बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसे लेकर बीजेपी आज राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदर्शन में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। अरुण साव और ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तो रायपुर में बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करने वाली है और घेराव से पहले पिरदा में एक सभा भी होने वाली है और इसी के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। 1 किलोमीटर के रास्ते में 11 स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारी विधानसभा तक नहीं पहुंच सके।
प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में आज पुलिस बल की तैनाती इस स्तर पर रहेगी। जनता पार्टी का कल एक बड़ा प्रदर्शन है। पहले पीरदा में एक आम सभा होगी, बीजेपी के बड़े नेता उसे संबोधित करेंगे और उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है और 11 पॉइंट पर बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। 4 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रहेगी और आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाया गया है। पुलिस की अधिकारियों की बाकायदा ड्यूटी है वो लगा दी गई है और इसके साथ ही साथ अभी भी पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक है वो चल रही है कंट्रोल रूम में। बड़ी बात ये कही जा सकती है कि कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे पहले भी बीजेपी का प्रदर्शन था, उग्र प्रदर्शन था और जब सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे तो उस दौरान काफी उपद्रव भी भाजपाइयों ने मचाया था। तो उन तमाम जो अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से बैरिकेटिंग है वो की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कल पीरदा मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। और तो देखिए, बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी बीजेपी की तरफ से और इसी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी लगातार तैयारी में जुटा हुआ था। फिलहाल ये जानकारी कि 11 ऐसी जगह हैं जहां पर बैरिकेटिंग करती गई है और कोशिश की जाएगी कि कोई घमासान की स्थिति यहां पर देखने को ना मिले। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ आज होना है बीजेपी की तरफ से और उसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था की है इस पर भी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है वो बीजेपी विधानसभा घेराव ले निकलेगी। करीबन 11 बजे जो है वो सभा होगी और उसके बाद में घेराव करने के लिए निकलेंगे और सभा में जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास वो भी शामिल होंगे और इसके साथ ही ओम माथुर शामिल होंगे। और करीबन दावा किया जा रहा है कि करीबन 1 लाख जो कार्यकर्ता है वो पूरे प्रदेश भर से शामिल होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिल पाया है वो भी शामिल होंगे और उनका पैर धुलाया जाएगा और एक पॉलिटिकल स्टंट भी इसे कह सकते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो पूरे विधानसभा में घेराव को देखते हुए अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से जो है वो बताया जा रहा है कि करीबन 11 जगहों पर जो है वो बैरिकेटिंग की गई है उसमें। और अभी जो पहले से प्रशासन ने एक तरह से लोगों की जानकारी के लिए जारी किया है कि 6 से 8 बजे तक जो है वो सभी रास्ते जो है विधानसभा की तरफ आने वाले बंद रखे जाएंगे। दूसरी बात ये कि इस मार्ग में जो भी स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सुबह 6 से 10 बजे तक के अभी जो है वो आवागमन कर सकेंगे। 10 बजे के बाद में रूट चेंज किया गया है और उसके बाद उसमें उस रूट से जा सकेंगे। विधानसभा की तरफ आने वाले जो रूट है उस पर आना जाना जो है वो बंद रहेगा। कचना से तुलसी नहर पुलिया मार्ग होकर जो नरदहा है जो गांव है वहां से बच्चों को ले जा सकेंगे या लोग आ जा सकेंगे। बड़ौदा बाजार से होकर रायपुर आने वाले, खरोरा से आरंग होकर रायपुर आवागमन कर सकते हैं। रायपुर में बड़ौदा बाजार आने वाले वाहन चालक आम नागरिक भी इसी मार्ग से आवागमन कर सकते हैं। बिलासपुर से रिंग रोड नंबर 3 होकर महासमुंद की ओर जाने वाले वाहन, बनपुरी चौक से रिंग रोड नंबर 2 होकर टाटीबंद चौक से रायपुर रिंग रोड नंबर 1 होकर महासमुंद आवागमन कर सकेंगे और महासमुंद से बिलासपुर की ओर जाने वाले वाहन चालक भी इसी मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। दुर्ग भिलाई से होकर आने वाले वाहन चालक जिन्हें बड़ौदा बाजार जाना है आरंग होकर खरोरा तक आवागमन कर सकेंगे। तो ये जानकारी के लिए भी जारी कर दिया गया है ताकि लोगों को जो है वो किसी तरह की अव्यवस्था जो है उसका सामना ना करना पड़ सके। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो जाहिर तौर पर जो है वो एक तरह से कहें कि काफ़ी कोशिश की जाती है कि उग्रता दिखाई जाए, आक्रामकता दिखाई जाए और उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में जो है वो पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जी निश्चित तौर पर, और आम जनता को इससे कोई परेशानी ना हो उसके लिए रूट में कई सारे डाइवर्जन्स भी जिसके बारे में ममता आप जानकारी दे रही थी। ये तमाम चीजें हैं जो कि जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी कि प्रदर्शन से पहले व्यवस्था की जाए, लेकिन पॉलिटिकली इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इस पर भी चिंतन और मंथन की बहुत ज्यादा जरूरत। क्या सीधा असर विधानसभा चुनाव पर भी? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में लगातार सियासत जो है वो छिड़ी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि जितने हितग्राहियों को आवास मिले थे उतने हितग्राहियों को आवास नहीं मिले और इसको लेकर जो है उन्होंने राज्य सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अब इस बात को लेकर उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि बीजेपी भ्रामक आंकड़े पेश कर रही है, जनगणना होनी चाहिए। कोरोना के काल के पहले स्थितियां कुछ और थी, कोरोना काल के बाद स्थितियां कुछ और थी, कई लोग और
और भी लोग हैं जो हो सकता है गरीबी रेखा के चलिए नीचे चले देखना होगा गए हों। ममता आज किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, मंत्री मोहम्मद अकबर की मां का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में उनकी माता ने अंतिम सांस ली है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री मोहम्मद अकबर जी की माता का निधन हुआ है। शोक का समाचार प्राप्त हुआ, दुखद है। मां का जाना कभी न भरने वाला शून्य होता है। ईश्वर माता जी की आत्मा को शांति एवं परिवारजनों को संबल दे। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है, सरकारी आवासीय स्कूल में रैगिंग का मामला सामने आया। छोटे बच्चों के साथ मारपीट की जा रही थी। बच्चे को लात घूंसे से पीटा जा रहा था और बाल काटने का भी वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। रैगिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तरेगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।